Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about loan rescheduling. This is part 1. सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे ये लोन रीशेड्यूलिंग का क्या मीनिंग है। कई बारी लोन के पीरियड के दौरान हम उसकी पीरियोडिसिटी को चेंज करना चाहते हैं। पहले हम क्वार्टरली पे कर रहे थे, अब हम मंथली पे करना चाहते हैं और वाइस वर्सा। या रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कुछ चेंज हो जाता है, उसके कारण कुछ चीज़ों के ऊपर उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हम रीशेड्यूलिंग को चेक करेंगे और साथ ही साथ गार्बेज क्लीनिंग को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दिस इज रीशेड्यूलिंग क्वेश्चन पार्ट 1। क्वेश्चन इज ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम बैंक ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। अमाउंट ऑफ लोन हमें 10 लाख का दिया गया है, पीरियड ऑफ लोन 10 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और इस लोन की कुछ टर्म्स इस तरह से हैं। बोरोअर कैन रीपे मनी ईदर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाई मंथली और मंथली। इट मीन्स हमारे पास रीपे करने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, बट पीरियोडिसिटी इज अलाउड टू बी चेंज once in the life of the repayment period. It means अगर हम पहले क्वार्टरली पे कर रहे थे और बाद में हम मंथली पे करना चाहते हैं तो इस तरह का चेंज हम सिर्फ लोन पीरियड के अंदर एक ही बारी कर सकते हैं। The person decides to repay 30% of the loan amount in the first 3 years and after 3 years he can exercise his right to change the periodicity. Periodicity को चेंज करने का अधिकार उसे 3 साल के बाद ही मिलेगा और इस पर्सन ने डिसाइड किया कि पहले 3 साल के अंदर मैं 30% का लोन रीपे करूंगा एंड द बैलेंस 70% ऑफ द लोन अमाउंट टू बी रीपेड इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। सो 70% 7 साल के अंदर रीपे किया जाएगा। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर ए जनरलाइज्ड लोन शीट विद रीशेड्यूलिंग कैपेबिलिटी एंड गार्बेज क्लीनिंग। हमें रीशेड्यूल भी करना है और गार्बेज क्लीनिंग भी करनी है और इसके लिए एक जनरलाइज्ड लोन शीट को हमने प्रिपेयर करना है। आइएगा इस क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और इन्हीं फैक्ट्स को लेके अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख रुपीस, पीरियड ऑफ लोन 10 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। इस क्वेश्चन के दौरान हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि इस पर्टिकुलर लोन को हम 2 फेजेस के अंदर बांट सकते हैं। एक फेज वो जिसके अंदर 30% लोन रिपे किया जाएगा 3 साल के अंदर और दूसरा फेज वो जिसके अंदर 70% लोन रिपे किया जाएगा 7 ईयर्स के अंदर। सो इस क्वेश्चन को मैं 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दूंगा। आइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लिसिटी से मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहां पे ऑलरेडी बना लिया है। अमाउंट ऑफ लोन वी नो इट इज 10 लाख रुपीस। यूनिट दिस इज इन रुपीस। पीरियड ऑफ लोन it is 10 years. Unit it is in years. Rate of interest is 12%. This is per annum. जैसा कि मैंने ये कहा था कि हम इसको 2 फेज के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर के अंदर 2 फेजेस दे दिए हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट फेज को कवर करूंगा और उसके बाद सेकेंड फेज के ऊपर मूव करेंगे। सबसे पहली चीज है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी इसके अंदर हमने पीरियोडिसिटी लेनी है मंथली, क्वार्टरली, बाई मंथली, एनुअली एंड सो ऑन। पीरियोडिसिटी को निकालने के लिए मैं इस जगह पर लिस्ट कमांड को यूज करूंगा। सो आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट को चूज करता हूं। सोर्स के अंदर मैं 1, 2, 4, 6 और 12 दे देता हूं। आई से ओके। आप देखिएगा कि यहां पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स क्रिएट हो गया। इसके अंदर वैल्यूज को चूज किया जा सकता है। सो मेरे पास यहां पर पीरियोडिसिटी आ गई, लेकिन इस 1 के आगे ईयरली लिखा आना चाहिए। इसके लिए मैं इस जगह के ऊपर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा। अगर तो ये पीरियोडिसिटी के केस के अंदर यहां पर 1 है, अगर ये 1 है तो सामने
ईयरली लिखा आ जाए, और अगर ये 12 है तो सामने मंथली लिखा हुआ आ जाए। ओके, इस केस के अंदर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर C6 के अंदर मैं वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा। वी लुकअप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, B6 की वैल्यू को देखो। इस वैल्यू को कहां देखो? इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो। ये मैंने पूरी टेबल दे दी। इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम को देखो? दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम। तो मैं दे देता हूं सेकेंड कॉलम के अंदर इसको देखो। मुझे यहां पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने यहां पर फॉल्स दे दिया, या मैं यहां पर 0 दे सकता हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अब देखिएगा मैं यहां पर नंबर्स को चेंज करूंगा, ईयरली, बाई मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ये फंक्शन कर रहा है। इसके बाद पीरियड के केस के अंदर, पीरियड के अंदर मैं यहां पर 3 साल दे रहा हूं, 3 years। पीरियोडिसिटी को कलर दे दिया कि वी कैन चेंज। इसके बाद पीरियड 3 years। द नेक्स्ट इज फर्स्ट फेज, इफेक्टिव rate of interest. The next one is first phase, that is effective rate of interest. Effective rate of interest को निकालने के लिए इस जगह के ऊपर this is B4 divided by B6. B4 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको हमने पीरियोडिसिटी से डिवाइड कर दिया। B6 percentage 12%. The next one is first phase number of installment. First phase number of installments. This is equals to B6 multiplied by B7. This is in number. स्टूडेंट इसको जरा देखिएगा, मैं ये पीरियोडिसिटी को अगर क्वार्टरली करता हूं तो 3 साल के अंदर हम 12 इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, और अगर इसको हम क्वार्टरली कर देते हैं तो 12% को 4 से डिवाइड कर दिया तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.3% आ गया। Similarly, next is percentage of amount to be repaid. Percentage of amount to be repaid. ये हमने 30% रीपे करना है, तो मैंने यहां पर दे दिया 0.30. This is in percentage. Amount to be repaid, this is equals to amount of loan multiplied by B10. ये हमारे पास यहां पर अमाउंट आ गया। अब हमें यहां पर इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इस जगह पर मैं पीएमटी फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। पीएमटी के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है रेट। रेट के अंदर हम इस इफेक्टिव रेट को लेंगे, दैट इज B8। नेक्स्ट पैरामीटर है NPER, नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड के अंदर हम
इस पर्टिकुलर पीरियड को लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है यहां पर दिस वन। इसको मैं नेगेटिव कर रहा हूं क्योंकि ये हमने लोन को रीपे करना है। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू कितनी हो जाए, हमने 3 लाख का लोन रीपे करना है 10 लाख में से, तो ये वैल्यू 7 लाख रह जानी चाहिए। तो इसको हम इस तरह से देंगे B2 माइनस B11 कॉमा, एंड ऑफ द पीरियड के अंदर हम इसकी पेमेंट करेंगे। तो मैंने ये 0 दे दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया 51,138 रुपीज 63 पैसा। ओके, इसको मैं रुपीज के सिंबल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आगे की कैलकुलेशंस रुपीज के अंदर ही चलती रहें। दिस इज इन रुपीज and this is also in rupees। हमने जो PMT फंक्शन को यूज किया है, मैं आपके रेफरेंस के लिए उस PMT फंक्शन को मैंने यहां पर दे दिया। ये हमारे स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट फेज के साथ साथ अब हमें सेकेंड फेज भी इसी तरह से ही बनाना है। मैं इन्हीं को कॉपी करता हूं, Ctrl+C, और यहां पर मैं इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगी वो कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने इसको सेकेंड फेज देना है, ये रिक्वायर्ड चेंजेस हमने यहां पर कर दी। अब पीरियोडिसिटी के अंदर अगेन मेरे को यहां पर एक बारी फिर से ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है। इस जगह पे मैंने क्लिक किया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर लिस्ट को चूज किया और सोर्स पे क्लिक कर दिया। सोर्स पे क्लिक करने के बाद मैंने इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरे पास ये नंबर्स आ गए। इन नंबर्स के आगे मुझे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी इनके अकॉर्डिंगली चाहिए। तो मैं यहां पर VLOOKUP के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। इक्वल्स टू VLOOKUP पेरेंथेसिस स्टार्ट। मेरे पास कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। लुकअप वैल्यू, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। इस चीज को देखो, इस नंबर को कहां पर देखो, इस नंबर को इस टेबल के अंदर देखो। इस टेबल के अंदर कौन सी कॉलम के अंदर देखो, सेकंड कॉलम के अंदर देखो। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए या तो मैं 0 लगा दूं या मैं फॉल्स को सिलेक्ट कर दूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि यहां पर ईयरली लिखा गया। मैं इसको कलर दे देता हूं ताकि ये आपको क्लैरिटी रहे। सिमिलरली ये चीज मूव कर रही है और आप इसको देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड। पीरियड हमारे पास कितना है? टोटल पीरियड हमारे पास 10 ईयर्स थे। पीरियड के केस के अंदर हमारे पास यहां पर टोटल पीरियड 10 ईयर्स थे। दिस माइनस दिस, B3 माइनस B7, this come to 7 years। सेकेंड फेज के अंदर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मुझे यहां पर B4 12% डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, दैट इज G6। ये मेरे पास 12% आ गई। मैं यहां पर आपकी रेफरेंस के लिए परसेंटेज दे देता हूं। सेकेंड फेज के अंदर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, इक्वल्स टू
This is G6 multiplied by G7. ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट का नंबर आ गया। क्योंकि हम ईयरली देख रहे हैं तो ये इंस्टॉलमेंट का नंबर 7 हो गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ईयरली से क्वार्टरली करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि 7 साल के अंदर 28 हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट का नंबर आ जाएगा। और मैंने अगर इसको फिर 1 कर दिया तो 7 साल के अंदर एनुअल पेमेंट के हिसाब से हम 7 इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ अमाउंट टू बी रीपेड, यहां पर मैं इक्वल्स टू 1 माइनस B10, हमने 30% पे कर दिया था फर्स्ट फेज के अंदर, तो सेकेंड फेज के अंदर हम पे करेंगे 70%. दिस इज इन परसेंटेज. अमाउंट टू बी रीपेड, this is equals to G10 percentage multiplied by B2. टोटल अमाउंट का 70% हमने सेकेंड फेज में पे करना है, दैट इज 7 लाख रुपीज. इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? इस इंस्टॉलमेंट को निकालने के लिए मैं पीएमटी के फंक्शन को यूज करूंगा. PMT. Rate is given to me in G8. This is the rate given to me. इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास ये इंस्टॉलमेंट का नंबर है G9. इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट के अंदर हमारे पास ये कितनी वैल्यू है जो हमने पे करनी है, वो वैल्यू मेरे पास G11 है. मैं इस G11 को, क्योंकि ये मैंने पे करना है, मैंने इसको नेगेटिव कर दिया ताकि मेरे को आंसर में ये पॉजिटिव मिले. कॉमा, फ्यूचर वैल्यू जब ये लोन रिपे हो जाए तो 0 रह जाए. कॉमा, मैं एंड ऑफ द पीरियड पे करूंगा तो एक और 0 लग गया. पेरेंथेसिस को मैंने क्लोज किया, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर 1,53,382 रुपीज आ गया. Again, this unit is in rupees. Now the total number of installment. मुझे यहां पर अब एक और चीज को कैलकुलेट करना है. टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. ये टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को निकालने के लिए मैं यहां पर इक्वल्स टू B9 प्लस G9, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ गई. मैंने जो पीएमटी फंक्शन को इस जगह पे टेकअप किया है, मैं वो आपको दे रहा हूं. आपकी रेफरेंस के लिए मैंने ये पीएमटी फंक्शन को दे दिया. मेरे पास आप देख रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है. अब मुझे लोन स्टेटमेंट को बनाना है और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई है. मैं इसको कलर दे रहा हूं. मैंने इसको कलर दे दिया. पीरियोडिसिटी इज अलाउड टू बी चेंज वंस इन द लाइफ ऑफ द रीपेमेंट पीरियड. आप इसके रीपेमेंट पीरियड के अंदर इसको एक ही बारी चेंज कर सकते हैं. और हम 30% जब पे कर देंगे पहले 3 साल के बाद, उसके बाद पीरियोडिसिटी को चेंज कर सकते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर अब मैं गार्बेज क्लीनिंग को भी इंप्लीमेंट करता हुआ चलूंगा और आपके सामने एक एक स्टेप को मैं टेकअप करूंगा. मैं क्विकली इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूं. ताकि हमें चीजों की क्लैरिटी रहे, इसलिए मैंने इनको कलर्स दे दिए. अब इसके साथ हमें गार्बेज क्लीनिंग को भी इंप्लीमेंट करना है.
तो मैं इस पर्टिकुलर शीट को गार्बेज क्लीनिंग को शो करने के लिए रिस्टोर डाउन कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको लेफ्ट साइड पे सेल नंबर और वैल्यू बताऊंगा और उसके साथ साथ गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करते हुए हम पहली 2 लाइनों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने इंस्टॉलमेंट नंबर के सेल के अंदर वैल्यू दे दी 1। जो वैल्यू मैंने यहां पर दी है उस वैल्यू को मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। A18 के अंदर हमने 1 वैल्यू को दे दिया। ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ लोन B2, that is rupees 10 लाख। B18 के अंदर हमने B2 वैल्यू को दे दिया। B2 वैल्यू हमारे पास 10 लाख रुपया थी। इसके बाद मुझे इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है और साथ में गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दूंगा। इसके लिए हम यूज करेंगे इफ फंक्शन। A18 is equals to ब्लैंक। अगर तो ये ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो चेक करो। इफ A18 is less than B9, if A18 is less than B9, B9 के अंदर हमें 12 वैल्यू दी गई है। अगर ये उससे कम है, B9 की ये वैल्यू फिक्स रहेगी। F4 को हमने प्रेस कर दिया। अगर तो ये कम है तो इस वैल्यू को B18 को मल्टीप्लाई कर दो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है B8 के अंदर। क्योंकि B8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा तो मैंने F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा। नहीं तो B18 को मैंने मल्टीप्लाई बाय G8 कर दिया। स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से यहां पे आप समझेंगे। इफ A18 अगर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर कुछ नहीं वैल्यू तो ये ब्लैंक छोड़ दो, और अगर इसके अंदर A18 कोई वैल्यू है और वो B9 से कम है, क्या एक B9 के अंदर 12 दी गई वैल्यू, क्या एक 12 से कम है? ट्रू, 12 से कम है तो इस ओपनिंग बैलेंस को इस इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर ये वैल्यू 12 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर B18 इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो आप सेकेंड फेज के इफेक्टिव रेट से। मैंने मल्टीप्लाई बाय G8 कर दिया और इस G8 को भी हम फिक्स कर देंगे। नाउ आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट देन सेकेंड, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर 30,000 रुपया इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। इस इंटरेस्ट के लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को टेकअप किया है गार्बेज क्लीनिंग के लिए, वो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर दे दिया है। इसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इट इज इक्वल टू इफ A18 इज इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर तो ये ब्लैंक है तो यहां पर ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो चेक करो। इफ A18 is less than equal to B9, this one, press F4, कॉमा। अगर तो ये A18 B9 से कम है, A18 के अंदर वैल्यू है 1, क्या 1 12 से कम है? यस, कम है। कम है तो फर्स्ट वाला पार्ट जो कि मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं उसको एग्जीक्यूट कर दो, और फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कहा गया है कि आप यहां पर इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी फिक्स रहेगा तो हमने इसको भी F4 प्रेस कर दिया, कॉमा। और अगर ये A18 के अंदर की वैल्यू B9 से 12 से कम नहीं है तो यहां पर दूसरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दो, दैट इज
G12, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। I close parenthesis, फाइनल पेरेंथेसिस क्लोज, I press enter। मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 51,138 रुपीज 62 पैसा आ गया। इसके मैं डेसिमल्स को कम कर रहा हूं। अब ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट के लिए हमने गार्बेज क्लीनिंग का जो फंक्शन लगाया है वो इस तरह से है। और फर्स्ट लाइन के अंदर अब लास्ट चीज रह गई, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज इक्वल्स टू इफ A18 is equals to blank, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस दैट इज B18 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज C18 माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट दैट इज D18, पेरेंथेसिस क्लोज, I press enter। मेरे पास ये क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट आ गया 9,78,861 रुपीस। और इसको भी मैंने डेसिमल नंबर को रिड्यूस कर दिया। यहां पर मैंने क्लोजिंग बैलेंस के लिए जिस फॉर्मूले को यूज किया है, आपकी रेफरेंस के लिए वो फॉर्मूला मैंने लेफ्ट साइड पे दे दिए। ये सारे के सारी चीजें हैं जो कि हमने फर्स्ट लाइन के अंदर एग्जीक्यूट करी है। इसके बाद अब हम सेकेंड लाइन के ऊपर मूव करेंगे। तो सेकेंड लाइन के अंदर भी हमें गार्बेज क्लीनिंग की इंप्लीमेंटेशन को ध्यान में रखना है। तो मैं सेकेंड लाइन के अंदर गार्बेज क्लीनिंग आपको इस जगह के ऊपर शो करूंगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के केस के अंदर यहां पर अब मैं पहली बारी गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। इफ A18 इज लेस देन, अगर ये A18 कम है G13 से, अगर तो ये कम है G13 से, G13 को भी मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा, अगर तो ये कम है तो इसके अंदर A18 प्लस 1 कर दो, और अगर ये कम नहीं है उससे तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। स्टूडेंट इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। A18 के अंदर हमें 1 वैल्यू दी गई है। मैं यहां पर इंस्टॉलमेंट का नंबर तब तक बढ़ा सकता हूं जब तक कि इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। हमारे को अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो अवेलेबल है वो 19 है। इट मीन्स हम 19 से ज्यादा नंबर यहां पर नहीं दे सकते। तो मैंने ये दे दिया इफ A18 1 इज लेस देन 19 ट्रू, ये ट्रू है। ट्रू है तो A18 की वैल्यू के अंदर 1 ऐड कर दो। A18 के अंदर वैल्यू है 1, तो 1 के अंदर 1 ऐड कर दो, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आएगी 2। और अगर ये A18 G13 से कम नहीं है तो यहां पर ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर। इसके बाद ये मैंने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाला और इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के लिए मैंने यहां पर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। अब ओपनिंग बैलेंस के लिए मैं यहां पर गार्बेज क्लीनिंग को टेकअप करूंगा। इफ A19 इज ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू दे दो, दैट इज E18। एंटर प्रेस। मैंने इसके अंदर जो गार्बेज क्लीनिंग को लिया है वो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस के बाद मैं इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। क्योंकि यहां पर स्पेस मेरे को कम मिल रही है तो मैं इसको कुछ टाइम के लिए मैक्सिमाइज कर रहा हूं। अब यहां पर मैं इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा विद गार्बेज क्लीनिंग। इंटरेस्ट के अमाउंट के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफ A19 इज इक्वल टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो चेक करो
if A19 is less than equals to B9, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अगर तो A19 B9 से कम है तो B19 multiplied by B8 that is the effective rate of interest, इसको हमने फिक्स कर दिया। अगर ये कम नहीं है, A19 B9 से कम नहीं है, तो B19 multiplied by G8 that is 12%, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। I close parenthesis, I press enter, मेरे पास ये वैल्यू आ गई 29,365 रुपीज 84 पैसा। मैंने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को इंटरेस्ट के लिए यहां पे लिया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसको यहां पर दे रहा हूं। हमने इंटरेस्ट के ऊपर इस गार्बेज क्लीनिंग के फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को चेक करूंगा और इसके ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, इफ A19 इज इक्वलेंट टू, अगर यहां पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। नहीं तो चेक करो, इफ A19 इज लेस देन इक्वल्स टू B9, फर्स्ट फेज की जो इंस्टॉलमेंट है B9, और B9 को भी हमने फिक्स कर दिया। उस केस के अंदर यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फर्स्ट वाला दे दो, दैट इज B12, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। नहीं तो अमाउंट दे दो सेकंड इंस्टॉलमेंट का, सेकंड फेज की इंस्टॉलमेंट का, दैट इज G12, इसको भी हमने फिक्स कर दिया। I close parenthesis first and then I close the second parenthesis. I press enter. मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग इंप्लीमेंटेड है। स्टूडेंट्स, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग का फंक्शन दे दिया। अब सिर्फ एक ही फंक्शन रह गया है, हमने क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है। इक्वल्स टू, अगेन इफ फंक्शन, इफ A19 इज ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। नहीं तो B19 प्लस C19 माइनस D19, parenthesis close, I press enter. I got the value of closing balance 9,57,088 rupees 59 पैसा. This is the closing balance. और ये आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर मैंने क्लोजिंग बैलेंस का फंक्शन दे दिया। आप सब स्टूडेंट्स ने ये देखा कि ये सेकेंड लाइन के ऊपर तक हमने पूरी तरीके से गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया है। हमारे पास फर्स्ट फेज के अंदर 12 इंस्टॉलमेंट थी, सेकेंड फेज के अंदर 7 इंस्टॉलमेंट थी, और ये टोटल इंस्टॉलमेंट 19 हो गई। मैं सेकेंड लाइन को सिलेक्ट करके इसको मैं 19 इंस्टॉलमेंट तक ड्रैग करता हूं। आप देख रहे हैं कि 19 के बाद ये 00 आ गया। मैं इसे फिर सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूं, बट नीचे कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। 19 इंस्टॉलमेंट के बाद ये अमाउंट 0 आ गया। अब हम ये पीरियोडिसिटी के अंदर चेंजेस करके देखेंगे कि ये क्या रिजल्ट आता है। मैं इस क्वार्टरली की जगह एनुअली कर रहा हूं। तो एनुअली के केस के अंदर तो यहां पर तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, ओके। और आप एक चीज को ध्यान से देखिएगा कि 3 इंस्टॉलमेंट होने के बाद यहां पे अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख आ गया। इट मीन्स 3 लाख रुपया हमने पे कर दिया, ओके। और बाकी का जो 70% है वो आगे की इंस्टॉलमेंट के अंदर हम पे करेंगे। मैं यहां पर सेकेंड फेज के अंदर
इंस्टॉलमेंट को क्वार्टरली कर देता हूं। 7 4 28, 28 प्लस 3 इट कम्स टू 31। अब मैं इसको ड्रैग करके 31 पर देखता हूं तो ये 00 मेरे को बैलेंस दे रहा है। एक बारी फिर मैं इसको चेंज करता हूं। फर्स्ट फेज के अंदर हमने ईयरली रखा और सेकेंड फेज के अंदर हमने हाफ ईयरली कर दिया। तो फर्स्ट फेज की 3 इंस्टॉलमेंट और हाफ ईयरली के अंदर 7 साल की 14 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल 17 इंस्टॉलमेंट। 17 इंस्टॉलमेंट के बाद ये अमाउंट 00 हो गया। अब मैं फर्स्ट फेज के अंदर चेंजेस करके देखता हूं। मैंने यहां पर हाफ ईयरली कर दिया। हाफ ईयरली के अंदर ये 3 साल के अंदर 6 इंस्टॉलमेंट और यहां पर 7 साल के अंदर 14 इंस्टॉलमेंट। 14 प्लस 6 टोटल इंस्टॉलमेंट का नंबर 20। आप देख रहे हैं कि ये 20 हो गया। स्टूडेंट, इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हम यहां पर इंस्टॉलमेंट का नंबर चेंज करते हैं तो नीचे वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। मैंने यहां पर मंथली कर दिया। मंथली करने पे टोटल इंस्टॉलमेंट मेरी सेकेंड फेज के अंदर 84 है और फर्स्ट फेज के अंदर हमारी इंस्टॉलमेंट 6 है। तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 90 हो गई। अब इस 90 को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 90 इंस्टॉलमेंट के बाद लोन का अमाउंट 00 हो गया। इस तरह से हमने ये रीशेड्यूलिंग के क्वेश्चन को हैंडल किया है। देयर इज नो डाउट कि ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन एक दो बारी प्रैक्टिस करने के बाद ये कुछ आसान सा आपको महसूस होगा। ऑफ कोर्स दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग वन। कहीं पर भी थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। खास तौर पे याद रखेंगे, अगर आपने किसी जगह पर F4 को प्रेस नहीं किया, जहां पर आपको कोई चीज फिक्स करनी है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए, अगर आपने प्रेस नहीं किया तो ये आपको उसी जगह पर एरर देगा। मैं एक बारी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइज इसका रिड्यूस करके आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इसी के साथ साथ हमने जो गार्बेज इंप्लीमेंट करी सेकंड लाइन के अंदर, आप एक बार उसको भी दोबारा से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की आप 2 या 3 बारी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके लिए एग्जाम के अंदर ये आसान हो पाएगा। I hope that the things must be quite easy for you now. Thank you very much.